हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं चर क्या होता है। ठीक है, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल चर क्या होता है? वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं। वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं। गणितीय क्रिया में बदलता रहता है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसको देखते हैं, पहले से नोट कर लेते हैं। वह राशियाँ जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं। ठीक है, जैसे चर क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये सब क्या हैं? चर हैं। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये सब क्या है बच्चों? चर हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा कि वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है, इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज करते हैं एक स्टूडेंट है जो एक्स है, उसका वेट कितना है? 40 kg। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका वज़न कितना है? 40 kg है। ठीक है, एक स्टूडेंट एक्स है जिसका वज़न कितना है? 45 kg। ठीक है, एक स्टूडेंट थर्ड नंबर है, उसका वो भी एक्स है जिसका वज़न कितना है? 50 kg। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो x के मान हैं वो बदल रहे हैं। कहीं x 40 kg है, कहीं x 45 kg है, कहीं x 55 kg है। ठीक है, ये स्टूडेंट के वेट हैं, वज़न है, स्टूडेंट वेट। ठीक है, तो एक स्टूडेंट x है जिसका वज़न 40 kg है, फिर से स्टूडेंट x है जिसका वज़न 45 kg भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे गणितीय क्रिया में मान बदल रहे हैं, 40, 45, 50, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो वह राशियाँ जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है वे चर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अचर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अचर। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अचर क्या होता है? वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है। ठीक है, वह राशि जिनका गणितीय क्रिया में मान क्या होता है? समान होता है, वे क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं। वह राशियाँ जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है वे क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 7/2, -5, ये सब क्या हैं? अचर हैं, क्योंकि इनकी गणितीय क्रिया में मान बदल नहीं रहा है, क्या रह रहा है? समान रह रहा है। कांस्टेंट, इसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट भी कहते हैं। तो वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है वे चर कहलाते हैं। वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है वे अचर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पदों की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है पदों की
संख्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होती है, जैसे सपोज करिए कोई बहुपद दिया है 4x + 5y, ठीक है। इसमें हमें पदों की संख्या बताना है। 4x + 5y है, इनमें पदों की संख्या बताना है। तो 4x, तो प्लस इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो 4x प्लस में है, कॉमा 5y भी प्लस में है, कॉमा 5y। तो कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक है। तो पदों की संख्या बताना बहुत सिंपल है। जो भी बहुपद में दिया होगा उसको साइन के साथ लिख देंगे, कॉमा लगा के, वो क्या हो जाता है, पदों की संख्या, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड नंबर, -4x³ - 5x² + 4x + 2। फिर से इसमें हमें क्या बताना है, पदों की संख्या बताना है। तो पदों की संख्या बताना है तो जितने भी पद हैं उनको अलग अलग कॉमा लगा के लिख देंगे। तो क्या है, 4x³, ठीक है। पहला है क्या, -4x³, कॉमा -5x², कॉमा 4x, कॉमा +2। यहाँ भी +4 लगा सकते हैं। प्लस साइन लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस लगता है तो हम पदों की संख्या में प्लस भी लगा दे रहे हैं। तो कुल कितने पद हैं, देखिए 1 2 3 4, कुल 4 पद हैं। कुल कितने पद हैं, 4 पद हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए -4z⁴ + 3z³ + 4z² + 5z + 1, ठीक है। अब सपोज करिए इस रूप में अगर बहुपद दिया है तो इसमें अगर हमको पदों की संख्या बतानी है तो क्या करेंगे, फिर से जो भी हैं जितने भी हैं प्लस जितने भी ये हैं बहुपद, इनको कॉमा लगा के लिख दीजिए। जहाँ प्लस साइन है वहाँ क्या लगा देते हैं, कॉमा। तो देखिए पहले क्या है, -4z⁴ -4z⁴, कॉमा +3z³ + 3z³। अब प्लस लगाएं चाहे न लगाएं, लेकिन हम पदों की संख्या में लगा देते हैं। फिर से +4z², कॉमा +5z, कॉमा +1, ठीक है। तो टोटल कितने पद हुए, 1 2 3 4 5। कितने पद हैं, 5। तो क्या लिखेंगे, कुल 5 पद हैं। कुल कितने पद हैं, 5 पद हैं। तो इस तरीके से हम पदों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक है गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है। गुणांक बताना बिल्कुल सिंपल है, ये इस क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, ठीक है। जैसे मान ली कोई बहुपद दिया है, जैसे लिखा है 4x² + 5x, ठीक है। अब जिसका गुणांक पूछेगा हम आराम से उसके आगे जिस नंबर से गुणा हुआ होगा उसको लिख लेंगे। जैसे इसमें हम दोनों देख लेते हैं, वैसे तो क्वेश्चन में एक ही आता है लेकिन हम लोग दोनों देख लेते हैं इसमें। देखिए फर्स्ट क्या है, x² का गुणांक क्या होगा, चर का ही गुणांक पूछता है। ये क्या होता है, चर, और ये 4 क्या है, अचर है। तो चर में जिस अचर का गुणा होता है वो इसका गुणांक होता है। इसको नोट भी कर देते हैं, नोट में लिख देते हैं, चर में जिस अचर का गुणा होता है वह गुणांक कहलाता है। वह गुणांक कहलाता है, ठीक है। चर में जिस अचर का गुणा होता है वह गुणांक कहलाता है। जैसे फर्स्ट वाला
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है? 4 का। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट एक्स का भी देख लेते हैं। तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या होगा? एक्स में किस अचर का गुणा है? 5 का। तो 5 इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। इस तरीके से हम गुणांक बताना सीखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? -5x³ + 5x² + 2x। ठीक है, ये बहुपद दिया है। इसमें हमें x³ का, x² का और x का गुणांक, तीनों का गुणांक बताना है। तो गुणांक के लिए क्या ध्यान देना है? चर में जिस अचर का गुणा होता है वह गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम x³ का गुणांक देखते हैं। तो x³ का गुणांक क्या होगा? तो x³ में जिस चर का गुणा है वह इसका गुणांक कहलाता है। तो किसका गुणा है? देखिए -5 का। तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा? -5। नेक्स्ट x² का गुणांक, x² में किसका गुणा है? 5 का, या कह सकते हैं +5 का। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? +5। नेक्स्ट x का गुणांक क्या है? x में किसका गुणा है? 2 का, तो +2। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? +2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड नंबर, -6u⁴ + 5u³ - 9u² + 10u + 7। ठीक है, इसमें बताना है u⁴, u³, u² u का गुणांक बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले u⁴ का गुणांक देखते हैं। तो u⁴ का गुणांक, u⁴ का गुणांक क्या होगा? u⁴ से किसका गुणा हुआ है? -6 का। तो u⁴ का गुणांक क्या हो गया? -6। ठीक है, नेक्स्ट u³ का गुणांक, u³ का गुणांक क्या होगा? u³ से किसका गुणा हुआ है? देखिए 5 का, +5 का। तो u³ का गुणांक क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, नेक्स्ट u² का गुणांक, u² से किसका गुणा हुआ है? -9 का। तो u² की वैल्यू क्या हो गई? -9। नेक्स्ट u का गुणांक क्या होगा? u का गुणांक जो होगा वह क्या हो जाएगा? u का किससे गुणा है? +10 से। ठीक है, अब देखिए 7 दे दिया, तो 7 का क्या गुणांक होगा? अब तो इसके साथ तो कोई चर है नहीं, 7 के साथ कोई चर नहीं दिख रहा है, तो इस हिसाब से आप क्या लिख देंगे? इसका गुणांक नहीं है, लेकिन इसका भी गुणांक है। कैसे? इसको हम नोट में देख लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट में हम नोट कर लेते हैं। नोट में 7 का गुणांक हम नोट में देखेंगे। ठीक है, 7 क्या है? अचर है। 7 क्या है? अचर है। ठीक है, अब देखिए 7 1 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी में गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? सेम वही हो जाती है। तो जैसे 7 × 1, 7 × 1 किए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 7। ठीक है, अब देखिए इधर साइड में देखिए x के पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? x। किसी की घात अगर 1 है तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है। अगर x² कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? x × x
कहीं पे एक्स क्यूब लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अगर एक्स पावर 0 कहीं पे लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कहीं पे भी अगर किसी भी चर के घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब कि इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं एक्स घात 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 इंटू एक्स घात 0 तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी 7 ही रहेगी। अब देखिए ये क्या है अचर, सॉरी ये क्या है चर, 7 क्या है अचर और 0 क्या है इस बहुपद की घात है। ठीक है, 0 इस बहुपद की घात है, पूर्ण संख्या है ना। ठीक है, अब देखिए इस x से किसका गुणा हुआ है 7 का। अब यहाँ पे सारे टर्म u में थे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं u के पावर 0। ठीक है, तो u के पावर 0 है तो u का किससे गुणा हुआ है 7 से, तो 7 का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा 7 होगा। इस केस में इसका गुणांक क्या माना जाएगा 7, u के पावर 0 का गुणांक क्या होगा 7। ठीक है, तो इसमें u का भी गुणांक 7 का भी गुणांक निकल गया। क्या u के पावर 0 का गुणा हो सकता है इसमें, 7 इंटू यू के पावर 0 का गुणा करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर से 7 आ जाएगा। तो इसमें किसका गुणा है, तो यहाँ पे u का इसका गुणांक क्या आ जाएगा 7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कोई भी अचर लिखा है उसमें 1 का गुणा होता है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं x घात 0, जिसमें बहुपद दिया है वही रूप लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखें या u की घात 0 लिखें, इसकी वैल्यू 1 होती है तब भी 7 ही आएगा। अब u में किसका गुणा है 7, तो 7 इसका क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। इसका मतलब कोई अचर भी दिया है तो उसका भी गुणांक हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बीजी व्यंजकों के प्रकार। बीजी व्यंजकों के या बीजी व्यंजक के प्रकार। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग पदों के अनुसार। अभी पद निकालना हमने सीखा है ना, तो जो बीजी व्यंजक के प्रकार हैं वह किसके अनुसार हैं पदों के अनुसार। तो पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के अनुसार हम बीजी व्यंजक बताएंगे कि किस प्रकार का है। ठीक है, जो सबसे पहला प्रकार है वह है एक पदी। एक पदी, ठीक है, एक पदी को इंग्लिश में मोनोनोमियल कहते हैं। एक पदी को इंग्लिश में मोनोनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक पदी बीजी व्यंजक क्या होता है, एक पद वाले बीजी व्यंजक को एक पदी बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब एक पद क्या है, अभी हमने पदों की संख्या निकालना सीखा है। ठीक है, अभी हमने पदों की संख्या निकालना पीछे सीखा है ना, जैसे कहीं पे लिखा था 4x³ प्लस 2x², तो इसमें कितने पद हैं, एक पद ये है एक पद ये है, तो टोटल कितने पद हुए 2। और कहीं पे लिखा है 4z³, तो इसमें टोटल कितने पद हैं, इसके में पद है 1। इसमें हम घात नहीं देखते हैं, पदों की एक पदी व्यंजक में हम घात नहीं देखते हैं, सिर्फ पद की संख्या देखते हैं कि कितनी है। तो इसको देखते हैं एक पद वाले बीजी, एक पद वाले बीजी व्यंजक को एक पदी कहते हैं। एक पदी कहते हैं मतलब एक पद वाले बीजी व्यंजक को एक पदी कहते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 4x², ठीक है, या फिर लिखा है -9y या 2z³ या 4s², ये सब जितने व्यंजक दिए हुए हैं ये सब कैसे हैं, यह सब एक पदी व्यंजक हैं। एक पदी व्यंजक हैं।
ठीक है। तो हमने पदों की संख्या के अनुसार सबसे पहला व्यंजक क्या पढ़ा है? एक पदी व्यंजक। ठीक है, देखिए एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है। तो एक पदी व्यंजक में कभी भी हम घात को नहीं देखते, बस कितने पद दिए हुए उसको देखते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड टाइप है द्विपद व्यंजक। सेकेंड क्या है? द्विपद। ठीक है, द्विपद नाम से ही पता चल रहा है, जिसके दो पद हों। इसको इंग्लिश में बायनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल, बाई मतलब दो, नोमियल मतलब फंक्शन। तो जिनके पास दो पद हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विपदी व्यंजक कहते हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे? इसका डिफिनेशन, दो पद वाले बीजी व्यंजक, दो पद वाले बीजी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, दो पद वाले विजी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कहीं पे लिखा है 4 क्यूब प्लस 4y स्क्वायर, कहीं पे लिखा है 4y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर। ये कैसे व्यंजक हैं? द्विपदी व्यंजक हैं। देखिए एक पद दो पद। ठीक है, तो कितने पद हैं? दो पद हो गए। ठीक है, इसी तरीके से लिख सकते हैं कोई और एग्जाम्पल, 2r क्यूब प्लस 2r। ये कैसे पद हैं? ये भी द्विपद हैं। देखिए एक पद दो पद, कितने हो गए? दो पदी व्यंजक हो गए। अब बीच में माइनस भी हो सकता है, तो सपोज करिए 4x स्क्वायर माइनस 2s। ये भी कैसे व्यंजक हैं? द्विपदी व्यंजक हैं। ये तीनों कैसे एग्जाम्पल हैं? यह सब द्विपद व्यंजक हैं। यह सब द्विपद व्यंजक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है त्रिपद व्यंजक। थर्ड टाइप है त्रिपद व्यंजक। त्रिपद को इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। त्रिपद व्यंजक क्या होता है? वह विजी व्यंजक जिसमें तीन पद हों उन्हें क्या कहते हैं? त्रिपद व्यंजक कहते हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, तीन पद वाले बीजी व्यंजक, तीन पद वाले विजी व्यंजक को त्रिपद व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तीन पद वाले विजी व्यंजक को त्रिपद व्यंजक कहते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है -8z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3z। ये कैसे विजी व्यंजक हैं? तीन पद वाले विजी व्यंजक हैं। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y। ये कैसे विजी व्यंजक हैं? ये भी त्रिपद व्यंजक हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2। ये भी कैसे हैं? त्रिपद व्यंजक हैं। ये तीनों कैसे हैं? त्रिपद व्यंजक हैं। त्रिपद व्यंजक। ठीक है, तो हमने पदों की संख्या के अनुसार व्यंजक के प्रकार पढ़े। सबसे पहला व्यंजक क्या पढ़ा? एक पदी व्यंजक, जिसको मोनोनोमियल कहते हैं। एक पद वाले विजी व्यंजक को एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर -9y 2z क्यूब 4x स्क्वायर।
यह सब कैसे पद वाले हैं? एक पद वाले विजी व्यंजक हैं। सेकंड, द्विपद व्यंजक। द्विपद व्यंजक क्या होता है? दो पद वाले विजी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक कहते हैं। दो पद वाले विजी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 4y³ + 4y², इसमें दो पद हैं, ठीक है। 2r³ + 2r, इसमें भी दो पद हैं। फिर से 4x² - 2s, ये भी कैसे हैं? द्विपद व्यंजक हैं, ठीक है। थर्ड टाइप हमने क्या पढ़ा? त्रिपद व्यंजक, जिसको ट्राइनोमियल कहते हैं। त्रिपद व्यंजक क्या होता है? यह ऐसा व्यंजक है जिसमें तीन पद दिए हुए हैं। तो तीन पद वाले विजी व्यंजक को त्रिपद व्यंजक कहते हैं। जैसे -8z³ + 2z² + 3z, ये तीन पद वाले विजी व्यंजक हैं। सेकेंड, 4y³ + 2y² + 3y, ये कैसे विजी व्यंजक हैं? ये भी तीन पद वाले विजी व्यंजक हैं। 2y² + 3y - 2, ये कैसे विजी व्यंजक हैं? ये भी त्रिपदी विजी व्यंजक हैं। तो पदों की संख्या के अनुसार हमने विजी व्यंजक के प्रकार पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद, जो चैप्टर का नाम भी है क्या? बहुपद। देखते हैं बहुपद क्या होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद क्या होता है? एक विजी व्यंजक जिसमें एक पद या एक पद से अधिक पद हो। जैसे बहुपद का जो मानक रूप होता है, ठीक है, वो क्या होता है? अचर, चर और घात कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। ऐसे अगर रूप में कोई चीज़ है तो उसे हम बहुपद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल, और पावर में कैसी संख्या होनी चाहिए? होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। एक विजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक, एक विजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या, ठीक है। सभी चर की घात कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या हो, वह विजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। वह विजी व्यंजक बहुपद कहलाता है, ठीक है। एक विजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, ठीक है। एक विजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और सभी पदों के चर की घात कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। वह विजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो इसमें पद 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सो ऑन, कितने भी पद हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबके पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब बहुपद होने के लिए उसको कौन सा स्वरूप होना चाहिए? वो जो संख्या दी हुई है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए अचर ब्रैकेट में होना चाहिए चर, ठीक है। और सभी के चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर कोई चीज़ इस रूल को फॉलो कर रहा है तो सब के सब क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे, बहुपद, ठीक है। अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर क्या क्या होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2,
3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो वो कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए ये स्वरूप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ इसको फॉलो कर देता है तो सब के सब क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुपद से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लेते हैं। कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर इस रूप का है? हाँ, ये इस रूप का है। कैसे? किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 1 तो सब में मल्टीप्लाई होता है, और 1 ऐसी संख्या है जिसका किसी में गुणा करिए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर देंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 क्या है? अचर है। ठीक है, एक्स क्या है? चर है। और 2 क्या है? घात कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। इसलिए एक्स स्क्वायर एक बहुपद है। एक्स स्क्वायर क्या है? एक बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड नंबर 100x³। ठीक है, कहीं लिखा है 100x³। अब देखिए ये तो क्लियर दिख रहा है बहुपद है। ठीक है, कैसा बहुपद है? अभी इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे फिर से, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे किस टाइप का बहुपद है। देखिए 100 क्या है? अचर। ठीक है, x क्या है? चर। और 3 क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर से यह इस स्वरूप को फॉलो किया, इसलिए 100x³ एक बहुपद है। ठीक है, 100x³ एक बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्ड नंबर 101। एक संख्या लिखी है 101। क्या यह बहुपद है? हाँ, ये भी बहुपद है। कैसे? देखिए 101, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज आएगा वैल्यू में? नहीं, तब भी इसका वैल्यू क्या रहेगा? 101 ही रहेगा, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जिसका किसी में भी गुणा करें तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए 101 को इसी तरह रहने दीजिए। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने वहाँ अभी पीछे बताया था, x से घात अगर 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। x घात अगर 1 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? x होती है, मतलब वही नंबर हो जाता है। x स्क्वायर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स। ठीक है, ये बात अभी मैंने पीछे बताया था। तो कहीं पे अगर 1 लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? x घात 0, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। x घात 0 लिखेंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 101 ही रहेगी। कोई चेंज आ रहा है? नहीं। अब देखिए 101 क्या है? अचर। x क्या है? चर। 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए 101 भी एक बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला नोट में, जिसको नोट कर लेते हैं। कोई भी चर या कोई भी अचर दिया हो, सब के सब क्या हैं? बहुपद हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कोई भी चर हो या कोई भी चर हो या कोई भी अचर हो, सब के सब बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी चर हो या कोई भी अचर हो, सब के सब बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हमको नोट में याद रखना है।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात। अब घात के अनुसार हम इसके बहुपद के टाइप्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुपद के घात के अनुसार हम बहुपद के प्रकार, अब वहाँ पदों की संख्या के अनुसार बहुपद पढ़े, अब यहाँ पे बहुपद की घात के अनुसार पढ़ेंगे। तो बहुपद की घात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद की घात जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, ये बहुपद की घात क्या होता है? जैसे कोई भी चर लिखा हो, उसकी अधिकतम घात जो होगी वही उसका क्या होगा? डिग्री होगा। वही उस घात का क्या होगा? वही उस बहुपद का क्या होगा? घात माना जाएगा, डिग्री कहा जाएगा। ठीक है, अधिकतम घात होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम घात नहीं, अधिकतम घात। तो इसको नोट कर लेते हैं। एक बहुपद में चर की अधिकतम, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है 3x² + 4x के पावर 1। इसमें हमको बहुपद की घात बतानी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी एक बहुपद में चर की अधिकतम घात। तो अधिकतम घात क्या है? देखिए x की अधिकतम घात यहाँ 2 है, यहाँ न्यूनतम घात 1 है, तो 2 ज़्यादा है ना, तो अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं और सेकंड नंबर 100x² + 2x के पावर 100 + 2। ठीक है, 100x² + 2x के पावर 100 + 2। अब इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या है? देखिए यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात क्या है? 100 है। अब x² से 100 से मल्टीप्लाई है, तो गुणांक अधिक होने से बहुपद की घात से मतलब नहीं है। गुणांक अधिक होने से वो बहुपद का घात ज़्यादा नहीं माना जाएगा। गुणांक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे गुणांक 100 है, यहाँ पे गुणांक 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बहुपद की घात देखनी है। तो x घात यहाँ क्या है? 2, यहाँ x घात क्या है? 100, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो यहाँ नोट कर लेंगे, बहुपद की घात किसके बराबर हो जाएगी? x के पावर 100 मतलब 100। बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम बहुपद की घात भी निकालना सीख लिए। अब बहुपद की घातों के अनुसार हम बहुपद को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ठीक है, यह रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात
एक होती है जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है x+5, यहाँ x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। ठीक है, कहीं पे लिखा है 3x+2, या कहीं पे लिखा है 5y+2। सबकी घात क्या है? देखिए, चर की अधिकतम घात क्या है? 1। अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो ऐसे बहुपद के प्रकार को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर है द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है x² - 3x+1। ठीक है, देखिए चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है, न्यूनतम 1 है। तो हमको न्यूनतम से तो मतलब है नहीं है, अधिकतम से है, तो अधिकतम घात क्या है? 2। ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है, मान लीजिए 5z² + 3, ये भी कैसे बहुपद हैं? द्विघात बहुपद हैं। ठीक है, कैसे बहुपद हैं? द्विघात बहुपद हैं। तो अगर चर की अधिकतम घात 1 होगी तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर चर की अधिकतम घात 2 होगी तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, थर्ड नंबर है त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद क्या है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो बहुपद के प्रकार हम पढ़ रहे हैं किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? घात के अनुसार। किसके अनुसार? घातों के अनुसार। ठीक है, वहाँ पे हम लोग किसके अनुसार पढ़े थे? पदों के अनुसार। यहाँ पे किसके अनुसार पढ़े हैं? घातों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पावर। घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर के अनुसार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें थर्ड नंबर था क्या? त्रिघात बहुपद, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात
अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बहुत सारे अपने से बना लेंगे। त्रिघात बहुपद अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 3, तो x³ माइनस 2x² प्लस 3x। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करिए 5x³ या 5y³ प्लस 2y² प्लस 3y प्लस 2, ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। इसमें पदों की संख्या नहीं देखेंगे। अब जैसे यहाँ पदों की संख्या 4 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, 3 है कोई मतलब नहीं है, घात बस क्या होनी चाहिए, और वो भी अधिकतम 3। अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं चतुर्घात बहुपद। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है 5th नंबर चतुर्घात बहुपद। ठीक है, चतुर्घात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 4 हो उसे क्या कहते हैं, चतुर्घात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3, ये कैसे बहुपद के प्रकार हैं, चतुर्घात बहुपद के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं जीरोज पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरोज पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों वह शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, वह शून्य बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे अब गुणांक शून्य होना चाहिए, इसका मतलब 0x² हो सकता है या 0x हो सकता है या 0y हो सकता है। कुछ भी ऐसा कुछ भी लिखें, चाहे द्विघात लिखें चाहे रैखिक लिखें,
लेकिन उसमें गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऐसे बहुपद के प्रकार को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर चतुर्घात एक बार देख लेते हैं फिर से। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों वह शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने बहुपद के प्रकार पढ़े। ठीक है, सबसे पहले हमने चर को देखा, चर क्या होता है, फिर अचर को देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पदों की संख्या निकालना सीखा, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा गुणांक निकालना, कोफिशिएंट निकालना सीखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुपद के प्रकार पदों के अनुसार पढ़े। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार हमने पढ़ा। ठीक है, कौन कौन से, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, उसके बाद बहुपद क्या होता है, हम लोगों ने बहुपद को देखा, पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने घात को देखा, घात क्या होती है, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात जो होगी वह उस बहुपद की घात मानी जाएगी। अधिकतम घात देखना है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार पढ़े, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है, पावर के अनुसार बहुपद हम लोगों ने पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे। सबसे पहला क्या था, रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने द्विघात बहुपद को देखा, ऐसा बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने त्रिघात बहुपद को देखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर चतुर्घात बहुपद हमने देखा। चतुर्घात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 4 हो उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा, x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x² प्लस, देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया, x⁴ प्लस 3x³ ठीक है, फिर 2x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, चतुर्घात हो गया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टाइप देखा, शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, जिनके सभी गुणांक शून्य होंगे उन्हें कैसा बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने नोट में एक बात देखा था, जितने भी चर हैं, जितने भी अचर हैं, सबके सब क्या हैं, बहुपद हैं। इसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, चर क्या होता है, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे x y z या a b c d ... ये सब क्या हैं, चर कहलाते हैं। अचर क्या होता है, अचर होता है जैसे कोई भी नंबर, संख्या हो, जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 ... ये सब क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। चर और अचर को मिला के क्या बनता है, बहुपद बनता है। चर और अचर को मिला के बहुपद बनता है, इसीलिए बहुपद का जो स्वरूप है वह क्या है, अचर। ठीक है, ब्रैकेट में चर, घात कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अचर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। चर को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी। ठीक है, अब चर और अचर को मिलाने पे क्या हमें प्राप्त हो रहा है, बहुपद हो रहा है। तो इसका मतलब चर भी बहुपद होना चाहिए और अचर भी बहुपद होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी अगर बहुपद नहीं है तो इनको मिलाने पे हमें बहुपद प्राप्त नहीं होगा। जैसे 1 × 0, ठीक है, अब 1 में 0 का मल्टीप्लाई करें तो क्या बना देता है, 0 बना देता है। लेकिन इसी तरीके से 1 × 2 करें तो इसको क्या बना देगा, 2 बना देगा। तो देखिए, जैसे 0 किसी भी संख्या को क्या बना देता है, 0 बना देता है, उसी तरीके से बहुपद में अगर चर या अचर में से एक भी अगर बहुपद नहीं होगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका मतलब जितने भी चर हैं, जितने भी अचर हैं, सब के सब क्या हैं, बहुपद हैं, पॉलिनोमियल हैं।
तो इसको मैंने नोट में वहाँ लिखा था, इसको यहाँ भी एक बार समरी में रिवाइज कर देते हैं। जितने भी चर हैं, जितने भी चर हैं तथा जितने भी चर हैं तथा जितने भी अचर हैं, जितने भी चर हैं तथा जितने भी अचर हैं, अचर हैं, सब के सब बहुपद कहलाते हैं। सब के सब बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी चर हैं, जितने भी अचर हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। यदि इनमें से एक भी अगर बहुपद नहीं होता तो इनको मिलाने पे कभी हमें बहुपद प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत नोट वाली बात है कि जितने भी चर हैं, जितने भी अचर हैं, वो सब के सब क्या हैं? बहुपद हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल वहाँ पे दिया था, जैसे मान लीजिए x लिखा है, तो x में आप 1 से गुणा कर सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना, किसी भी संख्या में 1 से गुणा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, और x घात क्या है? 1 है ही, तो इधर 1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। और 1 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए x क्या था? बहुपद था, बहुपद। ठीक है, उसी तरीके से एक एग्जाम्पल हमने जैसे कोई संख्या लिया था, मान लीजिए 5 लिया था। क्या 5 बहुपद है? हाँ, 5 भी बहुपद है। कैसे 5 बहुपद है? देखिए, फिर से 5 में अगर 1 का मल्टीप्लाई किए तो इसकी वैल्यू तब भी क्या आएगी? 5 आएगी, कोई चेंजेज नहीं है। अब कहीं पे लिखा है x घात 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मतलब 1 को हम x घात 0 भी लिख सकते हैं, या x घात कहीं 0 लिखा है तो उसको 1 भी लिख सकते हैं। x घात अगर 1 लिखा है, किसी भी चर के घात अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है जिनमें 1 है, खास करके अगर 1 है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। अगर x का 2 लिखा है तो x का कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार, तो x इंटू x हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 5 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं? x घात 0 इक्वल टू 5, तब भी वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं है। 5 क्या है बच्चों? अचर है। x क्या है? चर है। ठीक है, 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब कि 5 एक बहुपद है, 5 एक बहुपद है। यहीं से हम लोगों ने ये नोट की बात की थी। जितने भी चर हैं तथा जितने भी अचर हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को